Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about kidney failure treatment, which includes dialysis and kidney transplant. Dialysis is artificial kidney function. We discussed about kidney failure, that kidney failure is the situation in which patient's blood is not cleaned because kidneys are not working properly. So by dialysis, the patient's blood is cleaned by using dialysis fluid. Another name of dialysis fluid is dialysate. Dialysis fluid has similar concentration of small molecules as that of blood, except यूरिया एंड वेस्ट. देखिए ब्लड में अगर आप रिवाइज करें, ब्लड कंटेन्स ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा. ब्लड सेल्स तो बड़े हैं, यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है. जो प्लाज्मा के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स वगैरह, उनको भी रहने दें. जो छोटे बिल्कुल मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसके अलावा ग्लूकोज, ये सारे वो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डायलिसिस फ्लूइड में और ब्लड में सेम होते हैं. सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ब्लड में नॉर्मली यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह होता है, लेकिन डायलिसिस फ्लूइड में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती. Now, what is done during dialysis? That the blood of patient and dialysis fluid is separated by semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane कैसी membrane होती है? जिसमें छोटे छोटे holes होते हैं जिनके थ्रू small molecules गुजर सकते हैं, cells और large molecules नहीं गुजर सकते. So what happens? That diffusion of waste take place between blood and dialysis fluid. Because of this diffusion, all those harmful waste are removed. This is a diagram, schematic sketch of blood which is present in a tube. अब इसके इर्द गिर्द जो membrane है वो dialysis membrane है और blood एक direction में जा रहा है, dialysis fluid दूसरी direction में जा रहा है. ठीक है जी. Now blood contains plasma, blood cells and different molecules. अब बहुत सारे molecules जैसे कि ग्लूकोज, उसकी concentration blood में और डायलिसिस फ्लूइड में सेम है, इसलिए ग्लूकोज की मूवमेंट जितनी अंदर हो रही है आउटसाइड और इनसाइड, एक्सऑस्मोसिस और एंडोस्मोसिस दोनों सेम है. सो देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज की कमी या ज्यादती नहीं होगी ड्यू टू डायलिसिस. किस चीज में चेंज आएगा? देखें ब्लड जो है, जो इधर से आ रहा है, उसमें ये जो ग्रीन से मॉलिक्यूल शो किए गए हैं, दे आर यूरिया एंड वेस्ट मॉलिक्यूल्स. ये मॉलिक्यूल जो अब डायलिसिस फ्लूइड इधर से आ रहा है, इसमें देखें बिल्कुल नहीं है. बाकी मॉलिक्यूल सेम है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स. लार्ज सब्सटेंसेस तो है ही नहीं, क्योंकि इस मेम्ब्रेन से सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स गुजर सकते हैं. सो यूरिया एंड अदर स्मॉल वेस्ट मॉलिक्यूल्स दे डिफ्यूज आउट ऑफ ब्लड. इनकी डिफ्यूजन बाहर की तरफ होती है और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जब ब्लड से निकल जाते हैं तो एज अ रिजल्ट एंड पे जो ब्लड पहुंचता है, यहाँ पे देखिए ये जो ब्लड है इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, वेस्ट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं. यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसमें यूरिया, यूरिक एसिड और वेस्ट मॉलिक्यूल्स नहीं है. सो ब्लड इज क्लीन एंड दैट क्लीन ब्लड इज provided to the patient. Basically, there are two types of dialysis, hemodialysis and peritoneal dialysis. Hemodialysis में क्या करते हैं कि पेशेंट का ब्लड लेते हैं, पूरा ब्लड पेशेंट को कनेक्ट करते हैं डायलिसिस मशीन से, जिसको डायलाइजर भी कहते हैं. और इस डायलिसिस मशीन में पेशेंट का ब्लड 3-4 घंटे तक गुजरता रहता है. और इस मशीन के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एक लॉन्ग ट्यूब होती है और जब ब्लड उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ट्यूब में से गुजरता है, जिसके इर्द गिर्द डायलिसिस फ्लूइड होता है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और ब्लड क्लीन हो जाता है. ऐसे पेशेंट्स के लिए कैथेटर यूजुअली उनके आर्म में इंसर्ट किया जाता है और वो लगा रहता है. क्यों? क्योंकि ये बार बार काम करना होता है. इट इज़ डन 3 times a week फॉर सीवियर किडनी फेलियर पेशेंट्स. अदरवाइज अगर 90% से ज़्यादा किडनी फेलियर ना हुआ हो तो कम दफ़ा भी किया जा सकता है. और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो घर में किसी तरह भी नहीं हो सकता. इट रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन or special kidney centers where this process is done under the supervision of special staff, doctors and special conditions, machines etc. are required. As compared to this peritoneal dialysis में क्या होता है कि डायलिसिस फ्लूइड को एब्डोमिनल कैविटी में फिल किया जाता है. इस केस में
जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इट इज द कैपिलरी नेटवर्क ऑफ पेरिटोनियम। अभी हम थोड़ी देर में डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज पेरिटोनियम। बहरहाल जो कैपिलरी की मेम्ब्रेन है उसके अंदर, कैपिलरी के अंदर है ब्लड, कैपिलरी के इर्द गिर्द होगा डायलिसिस फ्लूइड। तो वो जो भी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की थी चेंजेस वो होंगी, और जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर रहते हुए ही क्लीन होता चला जाएगा। इस क्योंकि ये एब्डोमिनल कैविटी में काम हो रहा है, इसलिए इसका कैथेटर जो है वो एब्डोमेन में लगाया जाता है। ये भी मुस्तकिल लगा रहता है। ये दोनों कैथेटर जो हैं स्पेशल डिवाइसेस हैं जो कि बॉडी के साथ जुड़ी रहती हैं लंबे अरसे तक। But this peritoneal dialysis usually it is done 3 to 5 times daily. और इस प्रोसेस को अगर एहतियात से समझ के किया जाए तो ये घर में भी हो सकता है, कोई हेल्पर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, बट बहुत ज़्यादा स्पेशल मशीन और उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो क्योंकि ये पेरिटोनियल डायलिसिस दिन में 3 से 5 दफ़ा होता है, इसलिए इसका जो फंक्शन या इफेक्ट है बॉडी के ऊपर वो नॉर्मल किडनी जो अल्लाह ने हमें दी हुई है उससे कुछ मिलता जुलता होता है, क्योंकि काफ़ी देर ब्लड क्लीन होता रहता है। लेकिन ये क्योंकि 2-3 दिन बाद होता है या 4-5 दिन बाद होता है हीमोडायलिसिस, तो इसका क्या मतलब है कि पेशेंट की बॉडी में बहुत सारे वेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो रिमूव होते हैं। नाउ दिस इज हीमोडायलिसिस। ये किडनी सेंटर की तस्वीर है जिसमें आप देखें कि काफ़ी बड़ी सी मशीन, ये दिस इज डायलिसिस मशीन, ठीक है। इसके ऊपर मॉनिटर है जो कि सारा कुछ बता रहा है कि क्या क्या अभी सिचुएशन चल रही है। ये पेशेंट, दे कैन बी, छोटे बच्चों के भी किडनी फेलियर के पेशेंट हो सकते हैं, बड़ों को भी। बहरहाल आर्म में देखें कैथेटर दोनों पेशेंट्स के है, और उस कैथेटर को बाकायदा साफ रखना पड़ता है और उसको पानी से बचाना होता है, इन्फेक्शन से बचाना होता है। अब इसमें से ट्यूब निकल के मशीन की तरफ जा रही है, और मशीन के अंदर जो एक लंबी ट्यूबिंग होती है उसमें से गुजर के वो ब्लड जब वापस आता है पेशेंट की बॉडी की तरफ तो वो क्लीन ब्लड होता है। दिस इज अ स्कीमेटिक स्केच ऑफ द सेम सिचुएशन। पेशेंट की बॉडी में आर्म में ये कैथेटर है, कैथेटर से ये ब्लड, आर्टीरियल ब्लड, नॉर्मल सिचुएशन में कभी भी आर्टरी को पंक्चर नहीं किया जाता, सिर्फ डायलिसिस वो सिचुएशन है जिसमें कि आर्टरी में होल किया जाता है और कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है। बहरहाल अभी जो ब्लड आर्टरी से आ रहा है इसको एक पंप में से गुजारा जाता है, क्योंकि लंबी एक ट्यूबिंग है जिसमें से ब्लड ने गुजरना है और वो बगैर इस पंप के नहीं गुजर सकती। अब ये जो ट्यूब सिस्टम है ये किसका बना हुआ है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का। ब्लड की ये डायरेक्शन है, ब्लड देखें यूं यूं इस डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है। और डायलिसिस फ्लूइड किधर से आ रहा है? डायलिसिस फ्लूइड इज द ऑपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ब्लड मूव करता है इस मशीन के अंदर डायलिसिस फ्लूइड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है जी। सो ये काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म एक तरह का होता है जिसकी वजह से कि एफिशिएंट डिफ्यूजन हो जाती है, और ब्लड में जितने भी हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, वो सब डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं। और ये ब्लड जो अब वापस जा रहा है फ्रॉम दिस अपरेटस टू द पेशेंट, ये किस में अब इंसर्ट होगा? वेन में। एक ओपनिंग आर्टरी में है जिससे ब्लड लिया जा रहा है, एक ओपनिंग वेन में है जिसमें ब्लड वापस जा रहा है। और क्योंकि ह्यूमन बॉडी का सारा ब्लड एक दफ़ा में नहीं निकाल के डाल सकते, इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस होता है। 3 से 4 घंटे लगते हैं पेशेंट को डायलिसिस मशीन के साथ अटैच होके, और काफ़ी ये पेनफुल भी होता है, क्योंकि अगर आपने कभी ड्रिप लगी हो आपको या इंजेक्शन लगा हो तो आपको अंदाज़ होगा कि हाउ मच पेनफुल कि कोई इस तरह का चीज़ आपकी बॉडी में इंसर्ट हुई हो। और बाज़ औक़ात मतलब इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है। इट कैन बी हार्मफुल फॉर द, अगर प्रॉपरली मॉनिटर ना हो या इवन मॉनिटर होने के बावजूद, सही तरह होने के बावजूद, अगर ज़्यादा लंबे अरसे तक डायलिसिस होता रहे तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है और उसमें उसके प्रॉब्लम्स पड़ते हैं। बहरहाल यहाँ देखिए ये फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन है जो कि इधर से इंसर्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ से जो मशीन के निकल रहा है वो यूज्ड है। इसमें क्या मौजूद है? बेसिकली यूरिया, यूरिक एसिड और एक्सेस सॉल्ट। जब हमने किडनी का फंक्शन पढ़ा था तो हमने कहा था किडनी के 3 मेन काम है, एक तो यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह को रिमूव करना, दूसरा एक्स्ट्रा सॉल्ट को रिमूव करना, तीसरा एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना। तो ये तीनों चीज़ों को बैलेंस करने का काम जो है वो डायलिसिस मशीन करती है। और आफ्टर डायलिसिस पेशेंट की बॉडी में यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह का लेवल बहुत लो हो जाता है, सॉल्ट्स का लेवल भी लो हो जाता है और वाटर का लेवल भी लो हो जाता है। इसलिए किडनी फेलियर के पेशेंट्स अगर डायलिसिस से पहले उनकी बॉडी पे बहुत स्वेलिंग हुई, उनका वेट बहुत बढ़ा हुआ है, तो ये जब हीमोडायलिसिस शुरू कराते हैं तो उनका वेट तेज़ी से कम होता है। वो उनकी बॉडी में जो स्वेलिंग हुई होती है, एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन जो हुई होती है वो कम हो जाती है, और बॉडी जो है वो नॉर्मल साइज और
वेट की तरफ वापस आती। नाउ दिस इज पेरिटोनियल डायलिसिस। ये अगर आप डायग्राम देखें, डायलिसिस सोल्यूशन कैथेटर के जरिए एब्डोमिनल कैविटी में इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है, फिल किया जाता है और एब्डोमिनल कैविटी में सारे ऑर्गन्स जो मौजूद हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह, उन सब के इर्द गिर्द एक बारीक सी झिल्ली है जिसको कहते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम में बहुत ज़्यादा कैपिलरी नेटवर्क होती है और ये जो पेरिटोनियल लेयर है, इसकी कैपिलरीज एक्ट करती हैं एज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फॉर द डायलिसिस। और जो फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है वो क्या करता है, उसकी कंसंट्रेशन वही है जो हमने शुरू में डिस्कस की कि उसमें यूरिया यूरिक एसिड बिल्कुल नहीं है, सॉल्ट्स भी कम है, वाटर भी थोड़ा सा कम है, इसलिए ब्लड कैपिलरीज से यूरिया यूरिक एसिड एक्स्ट्रा सॉल्ट एक्स्ट्रा वाटर इधर आ जाएगा। पहले इसको भरा जाता है बॉडी में, एब्डोमेन में, और फिर बाद में इसको रिमूव किया जाता है। दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ एक्चुअल पेशेंट जिसके एब्डोमेन में ये कैथेटर इंसर्टेड है और ये वो पूरा बड़ा सा बैग है जो कि रोजाना 3 से 5 दफा फिल करना पड़ता है और फिर खाली करना पड़ता है। आधा घंटा लगता है कम से कम फिलिंग में और रिमूवल में। एक दफा फिल करते हैं, फिर उसको 4-5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, फिर रिमूव करते हैं, जब रिमूव कर देते हैं फिर फिल कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो पेशेंट्स जब अपना इतना बड़ा डायलिसिस फ्लूइड का बैग अपने एब्डोमेन में भरते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी एब्डोमिनल एरिया थोड़ा सा स्वेल भी कर जाता है और उनका वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा उस वजह से हो जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा फ्लूइड वो अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्चुअली किडनी का काम कर रही है और बॉडी में से यूरिया यूरिक एसिड एक्स्ट्रा वाटर एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को रिमूव कर। दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ द सेम थिंग, पेरिटोनियल डायलिसिस। देखिए डायलिसिस, ये स्कीमेटिक स्केच है, डायलिसिस बैग अटैच है, इसमें डायलिसिस फ्लूइड मौजूद है। इसमें एक दफ़ा एक ही कैथेटर होता है, पहले उसको फिल करते हैं। अब वो सारा जो फ्लूइड है वो किधर आ गया, पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो एक्सचेंज, उसमें से डिफ्यूजन होगी, यूरिया यूरिक एसिड एक्स्ट्रा वाटर एक्स्ट्रा सॉल्ट्स इधर आ जाएगा। 4-5 घंटे के बाद क्या करेंगे, ये तो जब फिल कर दिया, इस बैग को हटा दिया, कैथेटर को यहाँ से बंद कर दिया। अब इसको ट्यूब ये वाली लगी रहेगी यहाँ तक, दिस पॉइंट इज द पॉइंट वेयर दे आर अटैच्ड एंड डिटैच्ड। तो एक दफ़ा फिल कर दिया 4-5 घंटे तक, फिर नॉर्मल एक्टिविटी करते रहे जिस हद तक कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के साथ, और फिर 4-5 घंटे के बाद उसको एक एम्प्टी बैग के साथ अटैच किया जिसको कहते हैं ड्रेनेज बैग, और इसमें डायलिसिस फ्लूइड विद वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो ड्रेन हो जाता है पेरिटोनियल कैविटी से और फिर इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर अगला बैग भरते हैं, फिर 4-5 घंटे बाद उसको डिस्कार्ड करते हैं। सो वी शुड बी थैंकफुल कि अल्लाह ताला ने हमें सही किडनीज दी हैं और हमें ये सब कुछ नहीं करना पड़ा। बहरहाल, अगर किडनी फेलियर 90% से ज़्यादा हो और पेशेंट यंग और हेल्दी हो तो किडनी ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन होता है। अगर बहुत ओल्ड पेशेंट हो जिसके अपने बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, फिर किडनी ट्रांसप्लांट ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अदरवाइज अगर बाकी सिस्टम्स बॉडी के सही काम करें और सिर्फ एक किडनी का प्रॉब्लम है तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है डैमेज किडनी को विद अ डोनर हेल्दी किडनी। अब जो डोनर है वो डिसीज्ड भी हो सकता है और अलाइव भी। हमारे मुल्क में इतनी अवेयरनेस नहीं है, अदरवाइज बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत से लोग अपने ऑर्गन्स ज़िंदगी में डोनेट करके रखते हैं कि हम जब भी मरें तो हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो जिन लोगों के साथ भी मैच करें उनको डोनेट कर दिए जाएं। बहरहाल, किडनी एक ऐसी चीज़ है जो कि लिविंग बंदा भी डोनेट कर सकता है, बिकॉज अ पर्सन कैन लिव नॉर्मली विद वन किडनी। तो जो पेशेंट जिसकी दोनों किडनीज फेल हो गए हैं, अगर उसका मैच कर जाए टिश्यू प्रोटीन्स और ब्लड ग्रुप, डोनेशन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि डोनर और रेसिपिएंट जिसने किडनी देनी है और जिसको किडनी लगनी है उनके टिश्यूज़ मैच करें और उनका ब्लड ग्रुप मैच करें। अगर मैच कर जाएं तो एक हेल्दी बंदा अगर किडनी डोनेट करता है तो उसकी लाइफ पे और एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। बल्कि उनकी किडनी डोनेशन की वजह से एक ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही है, अभी हमने डायलिसिस को डिस्कस किया है, बहुत पेनफुल होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ये अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए तो ये इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ऑल्दो इसको अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में, इंडिया वगैरह में इट इज़ टेकन एज इसको नेगेटिवली, मतलब क्योंकि किडनीज बेची जाती हैं, ख़रीदी जाती हैं, लोग को अगवा करके और बेहोश करके उनकी किडनीज रिमूव की जाती हैं। तो
जो एक काम नेकी का है उसको नेकी समझ के किया जाए तो मेरे ख्याल में उसमें बरकत होगी दोनों के लिए। बहरहाल और एक बात ये भी है कि जो मैचिंग है वो सबसे अच्छी क्लोज रिलेटिव्स में होती है, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप क्लोज रिलेटिव्स में, ब्लड रिलेटिव्स बहन भाइयों में ख़ास तौर पे अगर टिश्यू प्रोटीन्स मैच कर जाएं तो वो सबसे बेस्ट डोनेशन होती है, उसमें बाद में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। ट्रांसप्लांटेड किडनी जो इसको कनेक्ट कर दिया जाता है पेशेंट के ब्लड वेजल से, आर्टरी से, वेन से और यूरेटर से, और उसको प्लेस किया जाता है लोअर एब्डोमेन में, जिस जगह किडनीज नॉर्मली मौजूद होती है वहां नहीं अटैच किया जाता है। दिस इज अ डायग्राम स्कीमेटिक स्केच व्हिच कैन शो, ये एक नॉर्मल पर्सन है, डोनर, नॉर्मल हेल्दी पर्सन, उसकी एक किडनी वहीं छोड़ दी जाती है, दूसरी किडनी रिमूव करके किधर, अमूमन ये दो पेशेंट अगर अलाइव हैं तो दोनों सर्जरीज एट अ टाइम होती हैं, एक डोनर की किडनी निकाल के और उसको पेशेंट की बॉडी में नॉन फंक्शनिंग किडनीज को हेल्प करने के लिए या उनकी जगह काम करने के लिए अटैच कर दिया जाता है। जो रिसिपिएंट की किडनी है वो दोनों डिजीज किडनीज हैं, अमूमन उसको कुछ नहीं किया जाता क्योंकि वो किडनी फेल तो हो गई है लेकिन वो डैमेज नहीं करी, बस ये है कि वो अपना काम नहीं कर रही, तो उनको वहीं छोड़ दिया जाता है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता कैंसर है या कोई और वजह है जिसकी वजह से किडनीज प्रॉब्लम कर रही, फिर तो किडनीज को रिमूव करेंगे। अदरवाइज अगर और इन्फेक्शन अगर फैल रही है, उसमें कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें डिजीज किडनी को रिमूव किया जाता है और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें कि डिजीज किडनी को रिमूव नहीं किया जाता, वहीं छोड़ दिया जाता है। तो ये ट्रांसप्लांटेड किडनी, ये देखें नॉर्मल लोकेशन ये है, ट्रांसप्लांटेड किडनी लोअर एब्डोमेन की तरफ अटैच की जाती है, ये आर्टरी से कनेक्शन है, ये वेन से कनेक्शन है, ये यूरेटर से कनेक्शन है। तो जैसे ही ये अटैच होती है फ़ौरन से ब्लड इसमें जो जाना शुरू करता है वो क्लीन होना शुरू हो जाता है और जो किडनी फेलियर का पेशेंट है उसकी हेल्थ जल्दी से रिकवर करना शुरू कर देती है। नाउ देयर आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। एक तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाए। इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी का है, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ बाहर से आए तो इम्यून सिस्टम उसको फौरन रिकग्नाइज करता है कि वो हमारी बॉडी, मेरी बॉडी का हिस्सा नहीं है, और उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है और उसको डैमेज करता है, अटैक करता है। जैसे बैक्टीरिया बॉडी में घुस जाए, वायरस बॉडी में घुस जाए, उनको मारता है इम्यून सिस्टम। तो इसी तरह अगर किसी और के सेल्स या पूरा ऑर्गन बॉडी में आ गया तो उसको भी वो पहचान के करता है। इसलिए क्या करना पड़ता है, या तो बेस्ट मैच हो जाए। बेस्ट मैच वैसे जो एक्चुअली है वो आइडेंटिकल ट्विंस का है। आइडेंटिकल ट्विंस के बाद जो बेस्ट मैच पॉसिबल है वो बहन भाइयों का है। उसके बाद जो है वो बाकी ब्लड रिलेटिव्स यानी मामू, चचा, भांजा, भांजी वगैरह, माँ बाप, औलाद, इनमें हो सकता है जिनसे खून के रिश्ते हैं, क्योंकि हम उनसे अपने जीन्स शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल अननोन से जिसके साथ थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, ज़्यादा नहीं मैच कर रहा, तो फिर क्या करना पड़ता है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देनी पड़ती है। ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स मोस्टली स्टीरॉइड्स होती हैं और लंबे अरसे के लिए देनी पड़ती हैं। अब आजकल तो मेरे ख्याल में सबको ही समझ में आ गया कि इम्यून सिस्टम बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होगा तो कोरोना वायरस और बहुत सारी बीमारियां अटैक करेंगी। इसलिए वो लोग जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स के ऊपर होते हैं उनमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है। और किडनीज तो उनकी ठीक काम कर लेती हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स के साथ, लेकिन वो इतनी और तरह की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। वो फिर उनको बहुत डिफ़िकल्ट लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ता है स्टेराइल सिचुएशंस का, जो कि इट्स हार्ड टू इवन इमेजिन। और सब ख्याल चीज़ों के साथ भी एवरेज लाइफ टाइम ऑफ डोनेटेड किडनी इज 10 to 15 years. So kidney transplant is a good option if tissue is properly matched. Otherwise, it has got many complications. So this is all about